नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित एक खास रचना को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो न कहानी है, न कविता, न निबंध है, न नाटक, बल्कि एक खास विधा में लिखी गई है। विधा और पाठ के विषय में जानने से पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या आपको पता है, जब इंटरनेट और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक तकनीक नहीं थे, तब लोग हजारों किलोमीटर दूर रह रहे लोगों तक अपनी बातें किस तरह पहुंचाते थे? बिल्कुल सही, तब लोग पत्र या चिट्ठी के माध्यम से अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। पत्र संदेशों, विचारों, भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता आ रहा है। आज भी ज़्यादातर सरकारी काम पत्रों के माध्यम से हो रहे हैं। हमारे देश के कई साहित्यकारों, नेताओं और क्रांतिकारियों के पत्र आज भी सुरक्षित रखे गए हैं, जिनके विचारों को पढ़कर लोग प्रोत्साहित होते हैं। विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वह पत्र के रूप में लिखा गया है, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों में यूरोप, और उसके रचनाकार हैं सोमदत्त। रचनाकार का मूल नाम सुदामा दत्त गर्ग है, जबकि सोमदत्त उनका उपनाम है। इनका जन्म सन 1939 को मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ। उनकी रचनाओं की बात करें तो रेल बोगदे में, किस्से अरबों हैं, पुरखों के कोठार से आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने नाज़िम हिकमत और हो ची मिन्ह की कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी पत्र लेखन की शैली से अवगत होंगे। पत्र को समझकर अपनी भाषा या बोली में पत्र लेखन के लिए प्रेरित हो सकेंगे। पत्र में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे। पत्र में वर्णित यूरोपीय देश से जुड़ी जानकारियों से अवगत होंगे एवं पत्र के कितने प्रकार होते हैं से भी अवगत हो सकेंगे। तो आइए इस पत्र का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। चिट्ठियों में यूरोप। 22 मार्च 89, नेवी साद, युगोस्लाविया। लेखक सोमदत्त। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहां पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है, यहां बसंत आ रहा है। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है, उस पर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहां की सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज सूप होता है। उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी।
फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। सेवइयां पानी में उबली सूप में रहती हैं। सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड यानी जेली या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। शहर के बीच दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साध शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहां के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीजें यहां बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। यहां फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहां विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहां इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे के खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है, दूसरे की लाल। मैदान यहां से लगभग आधा फर्लांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसीलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक। सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 एक लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि मां को तकलीफ ना हो। तुम्हारा पापा। आपने इस पत्र वाचन के दौरान कुछ कठिन शब्दों पर गौर किया होगा, तो आइए उन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य प्रयोग को जानते हैं। पहला शब्द है उकताहट, जिसका अर्थ है ऊब या बेचैनी, जिसे अंग्रेजी में इरिटेशन कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। स्टेशन पर बैठे बैठे मुझे उकताहट होने लगी। दूसरा शब्द है दुभाषिया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अलग अलग भाषा जानने वाले के बीच मध्यस्थ या अनुवादक का काम करता हो, जिसे
अंग्रेजी में इंटरप्रीटर या ट्रांसलेटर भी कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अपनी भाषा समझाने और दूसरे की समझने के लिए हमें दुभाषीय की जरूरत होती है। तीसरा शब्द है योगर्ट, जिसका अर्थ है दही जैसा खाने का एक पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में भी योगर्ट कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। दही ना मिलने पर सुरेश योगर्ट खाना पसंद करता है। चौथा शब्द है बरबटी, जिसका अर्थ है एक पतली लंबी फली जिसकी सब्जी बनाई जाती है। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज घर में आलू और बरबटी की सब्जी बनी है। पांचवा शब्द है फरलांग, जिसका अर्थ है दूरी का एक माप, जिसे अंग्रेजी में फरलॉन्ग भी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मेरे घर से स्कूल की दूरी मात्र 4 फरलांग है। छठा शब्द है एरोग्राम, जिसका अर्थ है विदेश भेजी जाने वाली चिट्ठी, जिसे अंग्रेजी में भी एरोग्राम के नाम से ही जाना जाता है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। गौतम ने अपने पिता को एरोग्राम के जरिए पत्र भेजा। सातवां शब्द है वेशभूषा, जिसका अर्थ है पहनावा, जिसे अंग्रेजी में कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग वेशभूषा होती है। आठवां शब्द है पचासेक, जिसका अर्थ है लगभग 50, यानी ऑलमोस्ट 50। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बस स्टैंड के पास 50 लोग मौजूद थे। नौवां शब्द है एकाध, जिसका अर्थ है जो गिनती में बहुत ही कम हो, यानी एक या एक से भी कम, जिसे अंग्रेजी में 1 और 2 कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। दादाजी अब दूध के साथ एकाध रोटी ही खा पाते हैं। 10वां और अंतिम शब्द है शौकीन, जिसका अर्थ है किसी चीज का चाव या शौक रखने वाला, जिसका अंग्रेजी अर्थ है फॉन्ड। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं चित्रकला का बहुत शौकीन हूं। आइए अब हम इस पाठ की मूल बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है चिट्ठी विचार और भाव संप्रेषण के सशक्त माध्यमों में से एक रही है। आज भले ही हम मोबाइल और इंटरनेट के जरिए घंटों बातचीत कर लें, वीडियो कॉल कर लें, किंतु जो सुकून चिट्ठियों के एक एक शब्द को पढ़कर लोगों को मिलता था, वह आज के ईमेल में कहाँ। आज भी रक्षाबंधन में बहनें भाइयों को राखियाँ चिट्ठी में बंद करके भेजती हैं। चिट्ठियों में सिर्फ कुछ शब्द ही नहीं होते, बल्कि उसमें अपनों के प्रति प्रेम भाव, सुख दुख सभी का वर्णन होता है। दूसरा बिंदु है, यह चिट्ठी यूरोपीय देश यूगोस्लाविया
और वहाँ की संस्कृति के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इंटरनेट और मोबाइल के चलन से पहले चिट्ठी ही दूर देश में बसे लोगों को जोड़ने का काम करती थी। पत्र के द्वारा लोग न केवल अपने बारे में लिखकर भेजते थे, बल्कि जहां रहते थे उसके बारे में भी लिखा करते थे। इस पत्र में युगोस्लाविया के भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ के खान पान, रहन सहन, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, खेल कूद, शादी ब्याह आदि के संबंध में जानकारी दी गई है। चिट्ठी को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम अपनी आँखों से युगोस्लाविया को देख रहे हों, जैसा आज हम मोबाइल और टीवी में देखते हुए महसूस करते हैं। यही इस चिट्ठी की खासियत है। पत्र लेखन की शैली पर बात करें तो पत्र लेखक ने तत्कालीन प्रारूप यानी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर पत्र लिखा है। यानी उन्होंने पत्र में अंकित तिथि और वर्ष चिट्ठी के दाहिनी तरफ लिखा है, जबकि वर्तमान प्रारूप में दिनांक, संबोधन, अभिवादन एवं समापन आदि पत्र के बाईं ओर लिखे जाते हैं। उन्होंने चिट्ठी की भाषा सरल एवं स्पष्ट रखी है। लंबे लंबे वाक्यों की बजाय उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। साथ ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिसे समझने में आसानी हो, जैसे यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी, खरे सिक्के चिल्ले जैसी एक मिठाई आदि। उन्होंने व्यर्थ की बातें ना लिखकर मूल बातों पर ध्यान लगाए रखा, जिससे कि पत्र अनावश्यक रूप से विस्तारित ना हो जाएं और पढ़ने वाले पढ़कर ऊबने ना लगें। वाक्यों का प्रयोग इस तरह से किया गया मानो युगोस्लाविया को हम पढ़ नहीं बल्कि अपनी आँखों से देख रहे हों। पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरणिक बिंदु के अंतर्गत आज हम लोग पत्र के कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में जानेंगे। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आइए इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं। औपचारिक पत्र के तहत कार्यालय और व्यवसाय से जुड़े पत्र लिखे जाते हैं, जैसे छुट्टी, शिकायत, सुधार आदि के लिए प्रधानाध्यापक अथवा संबंधित अधिकारियों, संपादकों, विक्रेताओं आदि को लिखा जाने वाला पत्र। इस प्रकार के पत्रों का एक निश्चित प्रारूप यानी फॉर्मेट होता है, उसी के अनुसार पत्र लिखा जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं आदि का उल्लेख नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों अथवा निकट संबंधियों को लिखते हैं। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख, विचार आदि का जिक्र होता है, जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, दो दोस्तों आदि के बीच लिखा जाने वाला पत्र। अब तो आप समझ गए होंगे कि पाठ चिट्ठियों में यूरोप औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक। बिल्कुल सही, यह एक अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि यह चिट्ठी
एक पिता के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिसके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, चिट्ठी को विभिन्न भारतीय भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है? सूची तैयार कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़कर चिट्ठियों में यूरोप पाठ के बीच के अंतर को लिखिए। तीसरा प्रश्न है, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय, एरोग्राम आदि पत्रों के संबंध में जानकारी हासिल कीजिए तथा कोरोना से कैसे बचें विषय पर अपने छोटे भाई, दोस्त या सहेली को पत्र लिखें। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, प्रेमचंद आदि द्वारा लिखे पत्रों को इंटरनेट पर ढूंढकर पढ़िए और पत्र में लिखित विषयों पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। पांचवा तथा अंतिम प्रश्न है, नज़दीकी डाकघर अथवा डाकिये से मिलकर डाकघर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं जैसे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, डाकघर बचत योजना, अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस डाक सेवा, फिलाटेली कार्यक्रम आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर एक फाइल तैयार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम पत्र लेखन की शैली से अवगत हुए, पत्र में आए कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य को जान सके, चिट्ठी के मूल उद्देश्य को समझ सके तथा पत्र के प्रकार से भी अवगत हुए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते लिखते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।